नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 11वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षा मनोविज्ञान का MCQ सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने ना इससे पहला जो क्लास था ना, क्लास नंबर 10वां ना, तो उसमें आप लोगों को ना शिक्षा मनोविज्ञान का ना जितने भी थ्योरी था ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को। और आज की क्लास में ना हम लोग उसी क्लास का ना जो MCQ सीरीज़ है, मतलब जो क्वेश्चन है ना, उसे हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ना इसका जो थ्योरी क्लास है ना, क्लास नंबर 10वां, उसको नहीं देखे होंगे ना, तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ इसी चैनल पर, जा करके पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर कि आप लोग MCQ करोगे ना, मतलब जो क्वेश्चन है वो लगाओगे ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का तैयारी होगा, ठीक है। और आप लोगों का CG टेट का जो एग्ज़ाम है वो शिक्षा भर्ती जो है ना, वो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। और इसमें खास तौर से मनोवैज्ञानिकों के नाम को पूछे जाते हैं। और मैंने क्लास नंबर 10 में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ना सरल तरीके से मनोविज्ञान के नाम को कैसे याद रखना है, उसके जो सिद्धांत है उसे कैसे याद रखना है, इसके बारे में सरल तरीके से बताया हूँ। नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बनाने के लिए किस प्रकार से नोट्स बनाना है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना हम लोग अपना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा की उपयोगिता का, ऑप्शन बी सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, ऑप्शन सी मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का, ऑप्शन डी समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीके का। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में ना सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन ही ना किया जाता है, जी हाँ। और मैंने आप लोगों को कल थ्योरी में भी बताया था ना कि शिक्षा मनोविज्ञान में ना जो विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हुए ना, उन सारे मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किस प्रकार से बालकों को पढ़ाना है, किस प्रकार से एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, उस मेथड्स का उन्होंने उपयोग किया है, ठीक है। मतलब परीक्षण करके एक शिक्षक के लिए ये सिद्धांत दिया कि एक शिक्षक होने के नाते आप एक शिक्षक के रूप में इस प्रकार से अगर बालकों को पढ़ाओगे, उसके बालक के जो मानसिकता है उसको समझ करके पढ़ाओगे, तो काफ़ी शिक्षण व्यवस्था जो होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा और सरल तरीके से भी बालक जो है वो सीख पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान में ना अध्ययन जो किया जाता है वो सीखने का, कि बालक किस प्रकार से सीख सकता है, और शिक्षण प्रक्रिया का, एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से बालकों को पढ़ाओगे, इसका अध्ययन किया जाता है जी शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को लिया होंगे ना, तो ये डी नहीं होगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान, तो समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान नहीं करते जी, बालक के शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ताकि बालक भविष्य में किस प्रकार से सीखता है इसका जान सके बोल करके। और चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं, खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन बी परामर्शदाता, ऑप्शन सी मनोचिकित्सक, या ऑप्शन डी मनोविश्लेषक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मनोवैज्ञानिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं, खाली स्थान कहा जाता है। तो वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक ही ना कहते हैं, जी हाँ, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है वो विशेष समूह के जो बालक होते हैं ना, उसका जो शिक्षण प्रक्रिया है ना वो कक्षाओं में कराते हैं। तो कौन कराता है जी, हैं? तो वो जो कराता है वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, और मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा का दर्शन, ऑप्शन बी शिक्षा का मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा का समाजशास्त्र, या ऑप्शन डी शिक्षा का राजनीति। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का मनोविज्ञान कैसे? छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है, तो शिक्षा का मनोविज्ञान से ही ना संबंधित होगा। जी हैं, क्योंकि एक जो छात्र है उसकी आवश्यकता और रुचि को जानने के लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का उनको ज्ञान होना चाहिए ना अच्छे से। जब शिक्षा मनोविज्ञान विषय का ज्ञान होगा तभी ना बच्चे को सरल तरीके से अच्छे से पढ़ा पाएगा बच्चों की समझ के आधार पर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है। ऑप्शन ए किसी विषय पर व्याख्यान देने में, ऑप्शन बी पूरे पाठ को पढ़ने में, ऑप्शन सी दल शिक्षण में या ऑप्शन डी एक कौशल के शिक्षण में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी एक कौशल के शिक्षण में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब एकदम डिटेल में जा कर के ना उनकी बारीकियों का जो शिक्षण करोगे, पढ़ोगे, समझोगे ना, तो वो किसके लिए लाभदायक होगा? एक कौशल के शिक्षण में। कैसे? आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक जो कुम्हार है वो क्या करता है? मिट्टी लेकर के एकदम जो अपने जो बनाता है ना, जो भी घड़ा वगैरह जो कुछ भी बनाता है उस पर एकदम सूक्ष्म निरीक्षण करता है ना हाथ से अपने, है ना, बार बार प्रैक्टिस करता है तब ना वो कौशल को विकसित कर पाता है बनाने के लिए। अगर हम उस कौशल को चाहें ना बनाने के लिए तो हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने ना उसका सूक्ष्म शिक्षण किया ही नहीं है। तो वो कौशल कहाँ से हम लोगों के लिए लाभदायक होगा या हम लोगों को उसको सीख पाएंगे? तो जो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ना वो एक कौशल के शिक्षण मतलब एक कौशल सीखने के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न क्रमांक जो 5 है ना वो आप लोगों को आगे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना ये जो पीडीएफ है उसमें थोड़ा अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो उसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए समाज का सुधार, ऑप्शन बी छात्रों को अनुशासित बनाना, ऑप्शन सी छात्रों का अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना या ऑप्शन डी छात्रों को शिक्षकों के अनुयायी बनाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जितने भी प्रश्न है ना सारे के सारे व्यापम के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो छात्रों की अंतर्निहित क्षमता मतलब छात्रों के अंदर जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो योग्यता है ना और जो उनकी शक्तियाँ हैं उसका विकास करना, उसकी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तभी तो एक जो नॉर्मल आदमी था वो एक कैसे आगे चल कर के एक महान वैज्ञानिक जो मिसाइल मैन है वो जाना, आगे चल कर के वो राष्ट्रपति बना, शिक्षा के माध्यम से ही ना बना। जी हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, जो एक कॉमन सा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन शिक्षा के माध्यम से आगे चल कर के वो एक महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन बना और आगे चल कर के भारत का राष्ट्रपति बना, है ना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है ना वो उनकी क्षमताओं का क्या करना है, उनकी क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, उनके अंदर छिपी हुई शक्ति का, है ना। तभी तो जी APJ अब्दुल कलाम की अंदर छुपी हुई जो शक्ति था वो बाहर निकला और एक दिन मिसाइल मैन बना, आगे चल के राष्ट्रपति बना, है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्म के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी TP नन या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्म के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा का यह परिभाषा किसका है बोला है? तो ये जो परिभाषा है वो महात्मा गांधी जी का है। ये बात आप लोगों को याद रखना है और ये जो परिभाषा है ना उसे नोट करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही ना जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एक को छोड़कर है। ये जो एम लिखा है ना वो एक है, ठीक है। तो एक को छोड़कर कौन सा जो सभी प्रभावी शिक्षण है ना आप लोगों को उसे बताना है, जो छोड़कर है उसको, ठीक है। सबसे पहला ए को पढ़िए। एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक अपने छात्र में दोष ढूंढता है। ऑप्शन सी, एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है। या ऑप्शन डी, एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझने में रुचि रखता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए प्रश्न को, लेकिन इसका आंसर सही देने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक अपने छात्र में दोष ढूंढता है। तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 8 क्या है ये पढ़ लो। एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एक को छोड़कर है। तो किसको छोड़कर सभी प्रभावी शिक्षण है, तो बी को छोड़कर ना सभी प्रभावी शिक्षण है। कैसे, तो देखो छोड़ करके बोला है ना, तो एक शिक्षक अपने छात्र में, एक बात बताओ, कोई भी शिक्षक जो होगा वो अपने छात्र में दोष ढूंढेगा क्या, कमी ढूंढेगा क्या कोई छात्र जो है वो, तो ये निगेटिव हो जाता है जो दोष ढूंढता है वो, ठीक है। तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ए को पढ़ो, एक शिक्षक के उत्साह के साथ पढ़ाता है, जो शिक्षक है वो करेक्ट हो जाएगा। सी को पढ़ोगे, एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षक पर अधिक बल देता है ना, तो शिक्षण पर सबसे ज़्यादा बल देता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा कराने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है, तो ये भी तो करेक्ट हो जाएगा जी। मैं भी तो आप लोग को कोशिश करता हूँ ना कि विषय वस्तु को पहले समझाऊं। पाठ्यक्रम भले ही एकदम ही पूरा ना हो अभी में, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना समझ में आना चाहिए, तो ये एक प्रभावी शिक्षण होता है, ठीक है। लेकिन केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा, और गलत को ही बोला गया है, छोड़ करके मतलब गलत को पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन ए, अध्यापक के उपदेश की। ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ऑप्शन सी, सहपाठियों के व्यवहार की। या ऑप्शन डी, बाहरी लोगों के व्यवहार की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की करेक्ट हो जाएगा। कैसे, छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो छात्रों का जो अनुकूल जो चरित्र निर्माण है ना, मतलब एक अच्छा चरित्र निर्माण है छात्रों का ना, तो वो पूरे का पूरा जो डिपेंड करता है, जो भूमिका है वो अध्यापक का होता है। किसका, स्वयं अध्यापक का जो आदर्श चरित्र है उसका होता है। कैसे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो शिक्षक है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, सभी से अच्छे से व्यवहार करता है और हमेशा आपकी सक्सेस होने की कामना करता है। तो ऐसे जो आदर्श शिक्षक होंगे उनको आप लोग देख करके उन्हीं की तरह बनना चाहोगे ना। बाकियों से आप लोग वो शिक्षक को अलग नज़र से देखोगे ना, आप लोग उन्हीं को फॉलो करोगे ना आप लोग। तो एक जो शिक्षक होता है ना उसका जो आदर्श चरित्र है वो निर्माण करता है, छात्रों के जो चरित्र है ना उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और मैं आप लोगों को बोला था कि प्रश्न क्रमांक पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को पढ़ने और समझने के पैटर्न को ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन ए, शिक्षक पर। ऑप्शन बी, स्वयं बालक पर। ऑप्शन सी, समाज पर। या ऑप्शन डी, शिक्षक और माता पिता दोनों पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक और माता पिता दोनों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है। तो एक जो बालक है उसके सर्वांगीण विकास का जो उत्तरदायित्व होता है सबसे पहले उसके माता पिता का होता है और उसके बाद फिर शिक्षक का होता है, क्योंकि सबसे पहला जन्म से 5 वर्ष तक की बालक जो रहता है वो माता पिता के संरक्षण में ही परवरिश प्राप्त करता है और उसके बाद फिर शिक्षक के जो रहता है ना उसके निरीक्षण में ना वो फिर पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। तो दोनों का जो भूमिका है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बालक के विकास के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों के मन में किसी प्रकार के अगर प्रश्न आ रहा होगा ना और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ताकि आप लोग डायरेक्टली कॉल पे ना मेरे से डायरेक्ट बात करके किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब जानो ना, तो
उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जा करके ना आप लोग कमेंट कीजिए कि सर अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का नंबर आप लोगों को दे दूँगा। वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करने हैं और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूँगा, ताकि आप लोग ना कभी भी किसी भी वक्त ना आप लोग ना डायरेक्ट कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो और अपना किसी भी प्रकार के अगर प्रश्न हो ना तो वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट मैं इसीलिए रखा हूँ ताकि ना जो विशेष लोग हैं ना केवल वही लोग मेरे को कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि सभी लोग के लिए अवेलेबल कर दूंगा ना तो क्या है ना, छोटे छोटे प्रश्न के लिए सभी लोग फ़ोन करते रहेंगे, तो इसीलिए ना जिनको विशेष आवश्यकता है वो उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर कहीं चाहते हो कि अलग से मैं आप लोगों को सजेशन दूँ ना पर्सनल तौर पे ना, तब आप लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, ठीक है। चलिए लेना लेना आप लोगों के ऊपर है। चलिए हम लोग ना पढ़ने के ऊपर अब फोकस करते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक के नाते इसमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? ऑप्शन ए, यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करता है। ऑप्शन बी, यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता। ऑप्शन सी, यदि जब आप पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बात करता है। ऑप्शन डी, यदि जब आप पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बात करता है। ये तो सेम के सेम ऑप्शन हो गया आप लोगों का, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आप लोगों को केवल एक ही चूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए मैं मान लेता हूँ ऑप्शन सी है ये दोनों मिला करके, ठीक है। तो ABC में कौन सा इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि जब आप पढ़ा रहे हो वह दूसरों से बात करता रहता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक के नाते इसमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? तो एक शिक्षक होने के नाते ना मैं तो यही ना समझूंगा कि जी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब जब बालक है वो दूसरों से मतलब एक दूसरे से बात करने में ही व्यस्त हैं, मेरे पढ़ाने में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, एक छात्र होने के नाते आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तब तो मेरे को बुरा लगेगा ही ना। मैं तो इसे गंभीर मानूंगा ही कि मेरा पढ़ाना तो ऐसे में फिर कोई मतलब नहीं होगा बोल करके। तो ऐसे मामला जब एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है तब बालक अगर की कोई दूसरे में बात करने में ध्यान होना तो वो गंभीर मामला एक शिक्षक के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के, यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है, खाली स्थान का विकास करना। तो आप लोगों को बताना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति का बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी व्यक्तित्व या ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना जो शिक्षा का ना मुख्य उद्देश्य होता है जी। कैसे? कि अगर उस व्यक्ति में ज्ञान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो घमंडी है, किसी से बात नहीं करता, किसी को अपना जो ज्ञान है वो शेयर नहीं करता, तो उस ज्ञान का कोई मतलब होगा क्या? उस शिक्षा का कोई मतलब होगा क्या? नहीं ना होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति में व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, बहुत विनम्रता से सभी के साथ बात करता है, विनम्रता के साथ अपना जो ज्ञान है सारे लोगों को शेयर करता है, तो उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो वो व्यक्तित्व का विकास करना ही होता है शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो, ठीक है। अगर व्यक्ति का विकास बहुत अच्छे से होगा, उसमें बहुत अच्छा तरीका का जो व्यक्तित्व है वो होगा ना, तो वो ज्ञान भी अर्जित कर लेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा और मुख्य बुद्धिमान भी होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो व्यक्तित्व का विकास करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्रही है, आप करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए, उन्हें अलग से पढ़ाएंगे। ऑप्शन बी, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अधिगम की अनुमति देंगे। ऑप्शन सी, उन्हें निचली कक्षा में औन्नत करेंगे या ऑप्शन डी, विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था देंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। कैसे? आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्रही हैं। एक बात आप लोगों को बता दूं, जहां विशेष रूप से मंदग्रही की बात करें या विशेष रूप से दिव्यांग की बात करें, डिसेबल की बात करें ना, तो वहाँ विशेष शिक्षा की आवश्यकता होता है। अगर ये विशेष का उपयोग नहीं किया जाता ना, केवल बोल देता कि छात्र कुछ जो कक्षा में वो मंदग्रही हैं बोलता ना, तो ये आंसर भी बदल जाता। उसका जो आंसर होता ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगर विशेष का प्रयोग नहीं किया जाता, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ बैठने का अनुमति दे देंगे, क्योंकि सिर्फ मंदग्रही होते ना, थोड़ा बहुत परसेंटेज में होता तो वो सामान्य छात्रों के साथ बैठ सकता था। लेकिन इसमें कहा गया है कि आपकी कक्षा में कुछ विशेष रूप से मंदग्रही है, तो विशेष रूप से जो मंदग्रही है ना, उसके लिए विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग से उस बालक को पढ़ाओगे एक्स्ट्रा क्लास लेकर की। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रकार की जो कंपैरेटिव है आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निर्देश इसमें दिया है, सबसे पहला उसे पढ़िए। निम्नलिखित अभिकथन एस और तर्क आर के लिए सही विकल्प चुनिए। मतलब ये जो ना पहला अभिकथन करके दिया है एस करके, उसको पढ़ो। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। कारण आर को पढ़िए। धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है। अब इसमें ना आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, ए बी सी डी करके दिया है। और सबसे पहला ऑप्शन ए को पढ़िए। एस और आर दोनों सही हैं और आर एस की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, एस और आर दोनों सही हैं परंतु आर एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, एस सही है परंतु आर गलत है। या ऑप्शन डी, एस गलत है परंतु आर सही है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और अभी के डेट में तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब तो और भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा कठिन नहीं है ये। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एस सही है परंतु आर गलत है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले अभिकथन एस को पढ़िए। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा जी। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना वो व्यवहार का अध्ययन सबसे ज़्यादा करता है, और जो परिवर्तन है ना मानव में ना वो करता है इसमें, तो ये तो सही हो जाएगा। कारण आर कैसे गलत है ये जान लो। धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है। तो आप लोग ये जान लो सबसे पहला, धर्म जो है ना वो शिक्षा में कभी ज़्यादा उतना यूज़ नहीं किया जाता। आप लोगों को पता है ना कि धर्म जो है वो शिक्षा मतलब पढ़ाने में उतना ज़्यादा उसका जो है ना वो उपयोग नहीं किया जाता। वजह यह है क्योंकि भारत एक सर्वधर्म संभाव वाली जो देश है वो, और धर्म पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं किया जाता है। ठीक है, वो अपनी अपनी मान्यता होता है, और धन भी अपना अपना वो होता है। ठीक है, धन का समझ होना चाहिए। ठीक है, धर्म और धन का, लेकिन धर्म और धन के द्वारा ही सिर्फ उन्नति प्राप्त किया जाता है जीवन में, ये तो गलत हो जाएगा जी। केवल धर्म और धन ही तो उन्नति का साधन नहीं होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना। ऑप्शन बी, बदलाव से निपटने के लिए योजना बनाना। ऑप्शन सी, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना। या ऑप्शन डी, फीडबैक मांगना और अपने दृष्टिकोण को लगातार समायोजित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम बोला है जी, सबसे पहला स्टेप जो है वो बोला है। तो मान करके चलो अगर आप लोग कहीं नई जगह में जाओगे या कोई नया काम शुरू करोगे, कुछ नया करना चाहोगे, तब आप लोग क्या करोगे? सबसे पहला अपना जो दृष्टिकोण है उसको सकारात्मक रखोगे कि नहीं कुछ नया करने के लिए, और उसके अलावा जो जिस भी प्रकार की आप में बदलाव आएगा उन सारी चीज़ों को स्वीकार करोगे ना, और बाद में स्वीकार करके फिर उपाय ढूंढोगे। लेकिन जो पहला कदम बोला है वो
तो आप लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे और जो भी बदलाव होगा उसको स्वीकार करोगे, ये आप लोगों का पहला कदम होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जो प्रश्न क्रमांक है वो उधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, मतलब प्रश्न का जो लेवल है उसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को और क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ऑप्शन बी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, ऑप्शन सी समय का सदुपयोग या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को और क्या सिखाना चाहिए? तो एक शिक्षक को ना ज्ञान के अलावा और क्या क्या सिखाना चाहिए, जिसमें होगा ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, ये सिखाएगा। उसके अलावा ऑप्शन बी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना सिखाएगा, और उसके अलावा समय का सदुपयोग करना सिखाएगा। तो एक शिक्षक होने के नाते इन तमाम चीज़ जो बालक है ना अपने जो छात्र है उसे सिखाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए छात्रों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने के लिए, ऑप्शन सी कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों आवश्यक है? मनोवैज्ञानिक दक्षता कहने का मतलब है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना अलग अलग प्रकार की थ्योरी दिया है और उसमें बताया है कि एक जो बालक है वो किस प्रकार से सीखता है, उसकी मानसिकता किस क्लास में कैसी होती है, और एक शिक्षक होने के नाते ना शिक्षक को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए उसका तरीकों के बारे में ना मनोवैज्ञानिक दक्षता का उस शिक्षक में नॉलेज होना चाहिए, ये कहा गया है। तो ये जो नॉलेज होना चाहिए ना वो ऑप्शन नंबर ए छात्रों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक दक्षता एक शिक्षक में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक दक्षता होगा ना तो जो एक शिक्षक है ना वो समझ पाएगा कि बालक का जो मानसिकता है वो क्या है, वो अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंध करने के लिए, मतलब अपनी जो भावना है ना अंदर में क्या चल रहा है उसके वो समझना, और अगर किसी प्रकार की उटपटांग टाइप से अगर उसका भावना चल रहा है ना, मान करके चलो एक शिक्षक में होने के नाते कि बच्चों को से दूर रहो, थोड़ा ध्यान मत दो, ये मत करो, इस प्रकार से, तो उस प्रकार की जो भावना है उस पर प्रतिबंध लगा सके अगर मनोवैज्ञानिक दक्षता होगा तो ऐसा वो कर सकता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए, तो कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए ना मनोवैज्ञानिक दक्षता होनी भी आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप लोग ना छोटे क्लास में जाओगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो छोटे बालक है ना पढ़ाते वक्त उठ के आ जाता है और बोलता है सर इसको चेक करो ना, वो क्या है सर बताओ ना, उठ करके अपनी जगह से आ जाता है, ठीक है। जब आप लोग डीएलएड के होंगे ना या बीएड के होंगे तब आप लोग को पता होगा, जब डीएलएड के होंगे तो खास तौर से पता होगा जब आप लोग पहली से 5वीं क्लास में पढ़ाने जाओगे तो ऐसा होता है। और उस वक्त ना जो क्लास का वातावरण है वो अच्छा बनाए रखना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्लो में पढ़ाते रहते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं तो गुस्सा आता है कभी भी हम लोगों को। तो ऐसे में अच्छा व्यवहार और अच्छा संवाद करें ना, इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि मनोवैज्ञानिक दक्षता जो है ना एक जो शिक्षक है उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में शिक्षक की प्रतिभाशीलता को मापने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए छात्रों की प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण के दौरान आत्ममूल्यांकन, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में शिक्षक की प्रभावशीलता को मापने के लिए क्या आवश्यक है? तो कक्षा में जो एक शिक्षक है ना उसकी प्रभावशीलता को मापने के लिए ना ये सभी आवश्यक है। क्या क्या? तो छात्रों की प्रतिक्रिया की मतलब एक जो शिक्षक है ना छात्र से पूछा जाएगा कि आप कितना जानते हो, उसको नॉलेज को जब चेक किया जाएगा ना तब पता चल जाएगा कि एक शिक्षक कितना प्रभावी है, मतलब कितना अच्छे से पढ़ाने को जानता है। उसके अलावा शिक्षण के दौरान
आत्म-मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान मतलब पढ़ाते वक़्त ना उसका आत्म-मूल्यांकन करोगे फिर भी उसमें पता चल जाएगा पढ़ते देखते हुए। उसके अलावा शिक्षण पद्धति में सुधार, तो शिक्षण पद्धति में और अच्छे से सुधार किया जाएगा ना तब एक शिक्षक की प्रभावशीलता और भी बढ़ जाएगी और उसको मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी रोचक या ऑप्शन डी व्यापक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और प्री बीएड 2025 में भी इसको पूछा गया था, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए अगर आप लोगों ने दिलाया होगा तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी रोचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा का जो संप्रेषण है मतलब कक्षा का जो बातचीत है, कक्षा का जो वातावरण है ना वो रोचक होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ और इंटरेस्टिंग के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब रोचक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग मेथड्स यूज़ कर करके पढ़ा रहा हूँ, तब आप लोग रोचक लगेगा, तब आप लोग रुकोगे और पढ़ने में आप लोगों का इंटरेस्ट जगेगा और अच्छे से समझ पाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। तब ये कक्षा का जो संप्रेषण है ना मतलब जो वातावरण है ना वो रोचक होना चाहिए और बहुत अच्छे से सभी सीख पाएंगे, शिक्षक भी और छात्र भी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि प्रॉपर आप लोगों की तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।